बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियाई ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसी का ये सब टॉपिक है। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हाइड्रोजन एटम के क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स का रेडियस कितना होता है, उसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का मतलब क्या होता है। तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। बच्चों, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की हर वैल्यू पॉसिबल ना हो बल्कि उसकी चंद मखसूस वैल्यूज़ ही ली जा सकें, ठीक है ना, उसकी कोई सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज़ हों, बस हर वैल्यू पॉसिबल ना हो उस फिजिकल क्वांटिटी की, तो हम कहते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, जो चार्ज है ना, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये भी क्वांटाइज्ड होता है। कैसे? अगर किसी बॉडी पर कम से कम चार्ज होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसके अलावा इससे कम वैल्यू उसकी नहीं हो सकती। जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है ना, इतना चार्ज उसके ऊपर होता है, इससे कम वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा किसी बॉडी पर चार्ज है तो वो चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, यानी जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ना, उसका 2 गुना हो सकता है, उसका 3 गुना हो सकता है, लेकिन 2 गुना और 3 गुना के दरमियान कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब सारी वैल्यूज नहीं हो सकती, सिर्फ मल्टीपल ऑफ ई, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है। बात समझिए हो ना? किसी भी बॉडी पर चार्ज कितना है उसकी हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जो भी वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगी। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 गुना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 3 गुना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लेकिन वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के। इसके अलावा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम कहेंगे कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम चार्ज कह रहे हैं, ये क्वांटाइज्ड है, क्योंकि इसकी हर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि इसकी चंद मखसूस वैल्यूज़ हैं। जो मैंने बताया कि या तो बॉडी पर चार्ज ई यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 2 टाइम ई, या 3 टाइम ई, या 10 टाइम, 20 टाइम, 1000 टाइम, कुछ भी वैल्यू ले लो, लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। इसके अलावा कोई दरमियानी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। बात समझ गए? ओके, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। ठीक है, मैंने छोटी सी इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, आप चाहें तो अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन इज द कॉन्सेप्ट दैट अ फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यू, कि कोई फिजिकल क्वांटिटी के पास डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज हैं, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। फिक्स्ड वैल्यूज, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं इनके पास। बात समझ गए? ओके, इसके अलावा ये भी याद रखो कि जो भी आपके पास वैल्यू आती है ना इसमें क्वांटाइज्ड क्वांटिटी में, वो एक मिनिमम वैल्यू का मल्टीपल होती है। उसका 10 टाइम हो सकती है, उसका 9 टाइम हो सकती है, 7 टाइम हो सकती है। बात समझ गए ना? जैसे मैंने चार्ज की बात की, कम से कम चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, अब किसी बॉडी पर कितना चार्ज है वो इसका मल्टीपल ही होगा। 7 टाइम कह लें, 9 टाइम कह लें, 21 टाइम कह लें, कुछ भी वैल्यू कह सकते हैं, बट मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो आपके पास क्वांटाइज्ड होती हैं क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर लेते हैं, समझा भी दिया आपको। एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है, लाइट भी क्वांटाइज्ड होती है, मैटर भी क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, अब इसके अलावा अगर हम शेल की बात कर लें या एनर्जी लेवल्स की बात कर लें तो वो भी क्वांटाइज्ड होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने लिखा है एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के लिए जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो भी क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी कि हर एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। चंद मखसूस रेडियस रखने वाले जो ऑर्बिट्स हैं वो ही एग्जिस्ट कर सकते हैं।
जैसे बोहर ने एक्सप्लेन किया भी था मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड हर ऑर्बिट में नहीं घूम सकता। चंद मखसूस ऑर्बिट्स हैं, कौन से वाले, जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 था। याद है ना पॉइंट ये वाला। तो हर शेल एग्जिस्ट नहीं करता, समझ गए। चंद मखसूस शेल हैं, बस वही एग्जिस्ट करते हैं, उनका एक मखसूस रेडियाई है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं इनके भी कोई हर तरह का लेवल नहीं होता, बल्कि चंद मखसूस वैल्यूज होती हैं। हर एक वैल्यू उसकी नहीं हो सकती, हर एक शेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब ये कि देखें, अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक एटम का ये न्यूक्लियस आ जाता है, तो न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे शेल होंगे, ये भी एक होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बन सकते हैं इसके अराउंड, लेकिन हर एक एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसमें मखसूस में भी एक यहाँ पर एग्जिस्ट करे, इसके अलावा एक यहाँ पर एग्जिस्ट करे, लेकिन इनके दरमियान कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां से लेकर, न्यूक्लियस से लेकर यहां तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बन सकते हैं, हर सर्कल में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। चंद मखसूस सर्कल हैं, उनके अंदर ही घूम सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी लेवल होते हैं ये भी क्वांटाइज्ड होते हैं। तो इसी वजह से यहां पर मैंने ये बात लिखी है, एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स आर आल्सो क्वांटाइज्ड। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ आ गई होगी कि जो रेडियाई ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट इसका मतलब क्या है, या क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का क्या मतलब है। कि भाई न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे सर्कल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन हम घुमाना चाहते हैं, लेकिन हर एक शेल में वो नहीं घूम सकता। चंद मखसूस रेडियस रखने वाले ही आपके पास ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ये जो ऑर्बिट्स हैं वो भी क्वांटाइज्ड होते हैं। क्यों? हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, मखसूस ऑर्बिट्स हैं, मखसूस उनके रेडियाई हैं, उनके अंदर ही घूम सकता है, इसलिए एनर्जी लेवल्स भी क्वांटाइज्ड होते हैं। ओके जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाना है जिससे हम ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। वो जो क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स है ना, उनका रेडियस, कि आपके पास जो सबसे पहला शेल बनेगा, ठीक है, जिसमें, या पहला ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, उसका रेडियस कितना होगा, दूसरे का कितना होगा, तीसरे का कितना होगा। ठीक है, तो वो रेडियस हमने कैलकुलेट करने हैं। अब पहले उसके लिए हम एक मैथमेटिकल रिलेशन बना लेते हैं। ये रिलेशन बहुत ही आसान और सिंपल है, और आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, बस ध्यान से आपने इस चीज़ को समझना है। बच्चों, आपने ना दो पास्टुलेट पढ़े थे बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें, ठीक है। एक तो ये था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हर दायरे में या सर्कल में नहीं घूम सकता, बल्कि उसको कोई मखसूस ऑर्बिट्स होते हैं जिसके अंदर वो घूम सकता है। उसकी वजाहत यूँ कही गई थी कि जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगा, सिर्फ उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है ना, ऐसा कहा गया था ना। तो यहाँ पर मैंने वही बात लिखी है आपको। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली ऑर्बिट इन सर्टेन स्टेट्स, ठीक है, हैविंग द एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 n टाइम h/2, जिसका मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। यहाँ पर n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 इससे हो सकती है, समझ गए। अच्छा, ये वाला एक पॉइंट अपने माइंड में रखना है। इसकी जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन 1 पहले आप कह लें, ठीक है। दो इक्वेशन हमने इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा बोहर ने एक और जो है वो पास्टुलेट में बताया था। उसने कहा था कि भाई देखो, किसी भी बॉडी को सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए ना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है? तो बोहर ने कहा कि भाई आपका जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के दरमियान में ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई ना, वो एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता रहता है, समझ गए। ओके, अब ये वाला पॉइंट भी आपने यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दिया ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। Coulomb force between electron and the nucleus provide the centripetal force to revolve around the nucleus. इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो कहाँ से मिलती है? वो पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है वहाँ से मिलती है, वो एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैंने लिख दिया भाई, आपकी जो कूलम्ब फोर्स है वही आपकी एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? KEE, यानी आपको याद होगा फॉर्मूला, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, F इज इक्वल्स टू K Q1
Q2 ओवर R का स्केयर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या था, ये K तो कांस्टेंट है, ठीक है। Q1 Q2 दो चार्जेस हैं जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है, और R उनके सेंटर्स के दरमियान फासला है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, तो ये एक न्यूक्लियस है, और क्योंकि हम हाइड्रोजन के एटम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर, ठीक है। तो फिर कितना चार्ज हुआ इस न्यूक्लियस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, तो इस पे चार्ज भी उतना ही होगा जितना कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो इस पर भी चार्ज E, इस पर भी चार्ज E, ठीक है ना। तो Q1 की जगह पर क्या आएगा आपके पास E, Q2 की जगह पर भी क्या आएगा E। अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये चार्ज की नेचर है, हम यहाँ पे सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, यानी हाउ मच, कितना चार्ज होता है। तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है, सेम है। तो E आ गया, ये न्यूक्लियस का चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये Q1 ये Q2, और इन दोनों के दरमियान फासले को हम R से डिनोट कर देते हैं, R स्क्वायर लिख दिया उसको, ठीक है। और आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है वो क्या होता है, mv स्क्वायर ओवर R। क्लास 9th में आप लोग इसको सीख कर आए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे लिख दिया, सही हो गया। अच्छा जी, तो ये E इंटू ई स्क्वायर के ई स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर R, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। बच्चों, ये दो पास्टुलेट की जो मैथमेटिकल फॉर्म है ना, इनकी हेल्प से हमने निकालना है रेडियस के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन। बहुत ही आसान और सिंपल है, आप ध्यान से देखिए ज़रा। मैं यहाँ पर इस इक्वेशन 2 को पहले यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। इधर लिख देता हूँ मैं, यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 क्या है जी, मेरे पास के ई स्क्वायर ओवर आर, मैं यहाँ पर लिखूंगा के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब ये जो रेडियस है ना, रेडियस देखो कोई एक नहीं होता इसमें, पहला भी है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो इसलिए ना हम उसके साथ छोटा सा नीचे नंबर लिख देंगे 1 2 3 4। जनरली जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर मैं एन शो कर देता हूँ, अभी हम कोई नाम नहीं देते उसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी आर के साथ मैं एन शो कर देता हूँ, बात समझ गए, ओके। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे आपके पास ये मैंने इसके साथ नंबर की बजाय एक वेरिएबल एन शो कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से रेडियस के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अगर आप तो एक आर एन है, यहाँ आर एन का स्क्वायर है, अगर मैं दोनों तरफ आर एन से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर एक एन रह जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से डायरेक्ट भी कटिंग कर सकता हूँ इस आर को इसके स्क्वायर से, तो ये मेरे पास क्या बचेगा पीछे, फिर के ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन, एंड दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। बात समझ गए। अच्छा, अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पे हमें निकालनी है वैल्यू रेडियस की, क्योंकि रेडियस के लिए मैथमेटिकल रिलेशन हमें चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं ऐसा अगर कर दूं कि इसको इधर ले जाऊं उसको नीचे ले आऊं, तो मेरे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन आ जाएगा, के ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा एम वी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू आर एन, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मेरे पास रेडियस के लिए एक रिलेशन आ गया। इस रिलेशन में के जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और इसके अलावा ई जो है वो इलेक्ट्रॉन पर जो जितना चार्ज होता है वो चार्ज है, और उसके बाद अगर बात करूं एम तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वी जो है वो वेलोसिटी जिससे वो रिवॉल्व कर रहा है। हमें के की वैल्यू पता होती है, ये ई इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है वो पता होता है, ये एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है वो नहीं पता, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे किसी तरह इस वी को यहां से ना एलिमिनेट कर दिया जाए, ठीक है। और उस वी को एलिमिनेट करने के लिए फिर हम इससे ना, इस रिलेशन से जो हमारा पहला है, यहां से वी की वैल्यू लेके ना इसके अंदर हम पुट करते हैं, ये काम हम करते हैं, ठीक है। अब मैं यहां से वी की वैल्यू निकालूंगा, यहां पे पुट करूंगा, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पुट करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, मगर इस सिचुएशन में अगर वी की वैल्यू पुट करूं तो आप कहीं कैलकुलेशन में गलती ना कर दें, इसलिए मैं अभी इसको इस फॉर्म में नहीं लिखूंगा, ये जैसा लिखा हुआ है ना ऐसे लिखा रहने दूंगा, पहले मैं वी की वैल्यू पुट कर दूंगा, फिर मैं आर की वैल्यू निकालूंगा। मेरी बात को समझ रहे हो, मैंने आपसे ये कहा कि ये यहां से ये स्टेप आ गया,
मुझे आर की वैल्यू के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए, वो भी मेरे पास आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है ना वो प्रॉब्लम करती है। हमें ये सब चीज़ें पता है, मैथ इसकी वेलोसिटी की वैल्यू का इशू है। अब वेलोसिटी नीचे डिवाइड हो रही है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये वाला रिलेशन लूँगा, वहाँ से v की वैल्यू निकाल के वो वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, तो वो वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में। तो एक ये फ्रैक्शन है, दूसरी नीचे और फ्रैक्शन आ जाएगी। तो कुछ बच्चे जो मैथ में वीक होते हैं वो यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए मैं इस कंडीशन में यहाँ पे v की वैल्यू नहीं पुट करूँगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले कि मैं जो v की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं क्यों पुट कर रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने दूंगा और इस जगह पर v की वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया, ताकि आपको पता चले कि हमने v की वैल्यू पुट क्यों करनी है, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ जी, ये है मेरे पास इक्वेशन 3 आ गई, सही है। अब मैं क्या करता हूं जी, ये जो फर्स्ट इक्वेशन इसको यूज करता हूं मैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। क्या है वो, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ठीक है बच्चों। यहां से मुझे v की वैल्यू निकालनी है, वो इसमें पुट करनी है। क्यों पुट करनी है, मैं उस रिलेशन को लिख के आपको सारा क्लियर कर चुका हूं, लेकिन दोबारा मैंने इसको रेस क्यों किया, क्योंकि उसमें वैल्यू पुट करता तो आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाता, ठीक है। ओके, तो यहां से v की वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल टू, ये देखिए ये m और r इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, NH डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये 2 पाई, ये m और ये r नीचे आ जाएंगे, m और ये r। इसके साथ मैं छोटा सा n लिख देता हूं, जो कि इंडिकेट करेगा कि ये रेडियस का नंबर कौन सा है, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियाई है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, ठीक है। बात समझ गए, ओके। तो ये वैल्यू मैं लूंगा और पुट करूंगा इक्वेशन 3 में, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3, ये रही हमारी इक्वेशन 3, उसमें वैल्यू पुट करूंगा। देखिए अब जरा, ये आ गया हमारे पास के ई स्क्वायर ओवर आर एन एंड दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। एम वैसे ही रहा, ठीक है, वी स्क्वायर की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर लूंगा। अब देखिए जरा, ये वी की वैल्यू है एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई एम आर एन, ठीक है। ये मेरे पास आ गई वी की वैल्यू, क्योंकि इसका स्क्वायर था तो मैंने यहां पर स्क्वायर लगा लिया, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर क्या करूंगा, अब इसका स्क्वायर मैं ऐसे ओपन कर लूंगा, यह आएगा मेरे पास के ई स्क्वायर ओवर आर एन दैट इज इक्वल टू, यहां पे आएगा एम एन का स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, इन सब का स्क्वायर आएगा, फिर आएगा एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, ये आ गया पाई का स्क्वायर, फिर आ गया m का स्क्वायर, फिर आ गया r n का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है आर एन की, यानी रेडियस के लिए रिलेशन निकालना है, तो यहां पर ये आर एन का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको यहां से ले आएंगे इस तरफ, ठीक है, ताकि ये एक तरफ इकट्ठा हो रही, और इसको भेज देंगे उधर वापस नीचे। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले आएंगे, आर एन का स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके हो गया मल्टीप्लाई, और जो नीचे लिखा हुआ था आर एन में उसी तरह से इसको लिख देता हूं। ये चीज ऊपर मल्टीप्लाई हो रही थी, नीचे जाके हो जाएगी डिवाइड, ठीक है। ओके, अब जरा देखिए, इधर मैं लिखता हूं जी एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, ये वाला एम स्क्वायर, ये वाला, ये उधर चला गया था और ये उसकी जगह नीचे आ गया के ई का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखो यहां पर m, यहां पर m का स्क्वायर, तो m के स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पर आर एन, ऊपर आर एन का स्क्वायर, तो आर एन के स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू मिलेगी यहां पर आर एन जो बाकी बच गया ये वाला, एंड दैट इज इक्वल टू, यहां पे बचा आपके पास m स्क्वायर एच स्क्वायर, और नीचे तरतीब से लिखेंगे इसको हम, ये 4 आ गया, उसके बाद पाई का स्क्वायर, ठीक है, फिर आ गया आपके पास m, और फिर आ गया k और e का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास एक रिलेशन, ठीक है। अब यहां पर मैंने उसको लिखा हुआ है, अब देखिए मैच करें उसके साथ क्या वही वैल्यू आई है।
आर एन आ गया, एन स्केयर एच स्केयर, उसी तरह से एन स्केयर एच स्केयर आ गया, उसके बाद 4 पाई स्केयर एम, 4 पाई स्केयर एम, के ई का स्केयर, के ई का स्केयर। तो बच्चों इस तरह से हमने इसको आसानी के साथ डिराइव कर लिया। किया क्या हमने, बोहर के जो दो पास्चुलेट्स थे उनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस को लिया, ठीक है। एक आपके पास था ये वाला के ई स्केयर ओवर आर इज इक्वल टू एम बी स्केयर ओवर आर, इसको यहां पे लिखा हमने, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, आपके पास ये रिलेशन आ गया, इधर ही रख दिया इसको। फिर दूसरी आपने ये वैल्यू ली, ठीक है, ये जो आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, ठीक है। तो यहां से ना वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के ना यहां पे हमने पुट कर दी, क्योंकि हमें ये के की वैल्यू पता होती है, ई की वैल्यू पता होती है, एम की वैल्यू पता होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो हमें पता नहीं होती, इसलिए हम वेलोसिटी को जड़ से खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से इस मैथमेटिकल रिलेशन को यूज करते हुए वी की वैल्यू निकाली और वो इसमें पुट कर दी, ठीक है। इसमें पुट करने के बाद आपने सिर्फ रेडियस के लिए इसको सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया आपने। बात समझ गए? फिर से सुने, 3 स्टेप है, इक्वेशन 1 को लाओ और 2 को लाओ, यहां पे दोनों को लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। फिर क्या करना है, अब आपने एक इक्वेशन से v की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है, ताकि वेलोसिटी बीच में से एलिमिनेट हो जाए, हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे कर दिया आपने। ऐसा करने के बाद फिर आपने जस्ट उसको रेडियस की वैल्यू के लिए सिंप्लीफाई करना है, यानी रेडियस की वैल्यू उस रिलेशन से सेपरेट करनी है, सही है। तो मैंने क्या किया ये देख सकते हैं, ये इक्वेशन को लिखा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख दिया इसको मैंने। फिर दूसरी इक्वेशन ली, यहां से v की वैल्यू निकाली और इधर पुट कर दी, ठीक है। जब v की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा, वो पुट करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब मैंने इसको सिर्फ r की वैल्यू के लिए सिंप्लीफाई किया, ये आर एन था उसको इधर ले आया, ये के ई स्केयर को वापस नीचे भेज दिया मैंने, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आर एन आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एन स्केयर एच स्केयर बाय 4 पाई स्केयर एम के ई स्केयर आ जाएगा। तो ये आसान सा एक मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास आ गया हाइड्रोजन के जो क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स हैं उनके रेडियस के लिए। बात समझ गए? अच्छा, अब इसमें यहाँ पर जो मैंने n लिखा हुआ है, ये n बेसिकली उस ऑर्बिट का नंबर है, यानी फर्स्ट होगा या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, ठीक है। तो n की जगह पर आपने जिस ऑर्बिट का भी रेडियस कैलकुलेट करना है उसका नंबर पुट करना है, ठीक है। तो आपको रेडियस जो मिल जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास आ गया एक मैथमेटिकल रिलेशन। अगर मैं जो फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन का उसका मैं रेडियस कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं n की वैल्यू यहां पर 1 पुट करूंगा, ठीक है। अच्छा, और इसको ना ये जो हम 1 पुट करते हैं ये सबसे कह लीजिए कि एक स्मॉलेस्ट ऑर्बिट है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो बोहर रेडियस के नाम से भी जानते हैं। इस ऑर्बिट का जो रेडियस है ना उसको हम बोहर रेडियस के नाम से भी जानते हैं, इसको r0 से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये ऑर्बिट नंबर 1 का रेडियस होता है, क्लियर हुई बात? अच्छा, तो बोहर ऑर्बिट को फाइंड करने के लिए या आप कह लीजिए जी फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को फाइंड करने के लिए आपने n की वैल्यू 1 पुट करनी, क्योंकि n तो रिप्रेजेंट करता है भाई नंबर ऑफ शेल के लिए, नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए, भाई कौन सा ऑर्बिट है आपके पास, पहला ऑर्बिट है, ठीक है। n की वैल्यू 1 पुट कर लो। बाकी आपके पास ये जो h है, h जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.63 10⁻34 जॉल सेकेंड, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर लीजिए। मास m ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.11 10⁻31 kg होता है। k जो है वो हमारे पास कूलम के जो फार्मूले में कांस्टेंट आता है, ये वो वैल्यू है उसकी 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और उसके अलावा जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वो 1.67 10⁻19 कूलम होता है, सबको मालूम है, ठीक है ना। तो ये वो वैल्यूज थी जो कि हमने यहाँ पर पुट करनी है। 4 एक नंबर है, पाई 3.14, मैस की वैल्यू बता दी, के आपके पास कूलम वाला कांस्टेंट है, ई जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। सबकी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी। आपने जस्ट क्या करना है, ये वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में पुट कर देनी है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैलकुलेटर से सॉल्व करना है ना, आपने जस्ट वैल्यूज प्लग इन करनी है और कैलकुलेटर से आपने उसको सॉल्व करना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो ये वाला आएगा, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट रेडियाई है, ठीक है, उसको R0 या उसको हम बोहर रेडियस भी कहते हैं, R0 से उसको डिनोट किया जाता है। तो उसकी जो वैल्यू आएगी ना आपके पास वो कैलकुलेटर में कुछ इस तरह से आएगी 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो आप ऐसा करना
कि एक जो इसकी पावर है ना कम करके 9 कर लेना और पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेना, तो ये बन जाएगा 0.053 जो है वो 10⁻9 मीटर। 10⁻9 को हम क्या बोलते हैं, पावर -9 को नैनो। नैनो याद है ना, एक प्रीफिक्स है 10⁻9। तो 10 से जब ये एक कम होके हो जाएगी हमारे पास -9, ठीक है, तो इसको फिर हम नैनो लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 0.053 नैनोमीटर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस तरह पावर में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, इस तरह याद रखना भी आपको आसान होगा, नैनोमीटर, ठीक है ना। तो जो पहला हमारे पास निकल कर आया ऑर्बिट, उसका रेडियस जो है वो 0.053 नैनोमीटर, ठीक है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि 0.53 × 10⁻10 मीटर्स है। अब देखो ना, ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ऐसे बताना आसान लग रहा है, 0.053 नैनोमीटर, ठीक है, ओके। तो ये आ गया हमारा पहला वो ऑर्बिट का रेडियस, जिसको हम कहते हैं जी बोहर रेडियस, ठीक है, R0 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जरा बात ध्यान से सुनना जरा, ठीक है, अगर मैं इसकी जगह 1 पुट कर दूं तो 1 h से मल्टीप्लाई होकर समझो इस तरफ h ही रहेगा। मतलब ऐसा समझो कि अगर मैं इसको यहाँ से रेज कर दूं, मतलब ये मैंने इसको मिटा दिया, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी ना, तो 1 × h², तो आपके पास ये सारा रिलेशन बचेगा। तो इस रिलेशन की वही वैल्यू आती है जो आप n की वैल्यू 1 के साथ लेते हैं, ठीक है। तो इस सारे को ना, इस सारे को उसकी जो वैल्यू है वो आपने याद रख लेनी, वो 0.053 नैनोमीटर आ गया आपके पास, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, वो सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने कहा, ये स्केल लिख दिया। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये पूरा, या इसको छोड़ दूं, इसके अलावा h²/4πmk उसकी भी वही वैल्यू आती है। n की वैल्यू 1 पुट कर सॉल्व करूं फिर भी वही वैल्यू आती है आपके पास, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि n² को मैं इसी तरह लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो h² 4π² की भी वही वैल्यू आएगी, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दी। बात समझो, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करके चलो तो 1 × h² रहेगा, तो फिर h²/4πmke वही आंसर देगा। अगर आप n² को सेपरेट रखें यहाँ पर, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट ही ना करें, सिर्फ h²/4πmke की वैल्यू पुट करें, तो भी आपको आंसर यही वाला मिलेगा 0.053। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि Rn = n² टाइम, यानी इस n² को सेपरेट लिखा और खाली इन सब वैल्यूज को पुट करके देखा तो 0.053 नैनोमीटर बनता है आपके पास, ठीक है। तो ये इस तरह भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, बात समझ गए। अच्छा, अब सेकंड जो ऑर्बिट है उसका रेडियाई कैलकुलेट करना चाहते हो कि भाई आपके पास कितना रेडियाई है उसका, ठीक है। थर्ड का रेडियाई कितना है, या फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, जिसका भी आपने रेडियाई कैलकुलेट करना है, ठीक है, ऑर्बिट का, उस ऑर्बिट का नंबर यानी n की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, ठीक है। अब देखिए, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। देखिए, अगर मैं n = 1, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या पुट करूंगा, n = 1, तो ये मेरा R1 बन जाएगा, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियाई। और यहाँ पर 1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आंसर आएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ये आ गया मेरे पास। अगर मुझे सेकेंड ऑर्बिट का रेडियाई कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे n की जगह 2 पुट करना पड़ेगा। तो जब मैं n की जगह 2 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा R2। देखिए, R2 बन गया, ये n की जगह पर मैंने 2 पुट कर देना, ठीक है। चाहे इसमें पुट कर लें, सॉरी ये वाला रिलेशन पुट कर लें, चाहे ये लें, दोनों सेम है। ये देखें, यहाँ पर पुट कर लें 2, R2 बन गया, n की जगह पर क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये वाली वैल्यू एज इट इज, क्योंकि बार बार तो हम इनकी वैल्यूज पुट करके नहीं लेके चलेंगे ना, हमने बस एक बार देख लिया भाई, इन सब की वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद मुझे मिलता है 0.053 नैनोमीटर, तो मैं वही एक बार लिख दिया, बार बार नहीं लिखूंगा इसको। तो 2, n की जगह 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर इंटू 0.053 नैनोमीटर, तो ये मिलेगा आपको 0.212 नैनोमीटर। ये हाइड्रोजन का जो सेकेंड ऑर्बिट है ना उसका रेडियाई है। इसी तरह से थर्ड के लिए n की वैल्यू आप 3 पुट कर लेंगे, n = 3, आपको R3 मिल जाएगा, यहाँ पर 3 पुट हो जाएगा, n की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये एज इट इज उसके साथ चलेगा, और ये मिलेगा 0.477 नैनोमीटर। बात समझ लें। तो ये जो आपके पास आया 0.477 नैनोमीटर, ये आपका थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का रेडियाई है, ठीक है। ओके, इसी तरह से फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, जिसका भी निकालना आप इसी तरह लेके चलेंगे। अब ये देख सकते हैं फॉर n = n, यानी n नंबर ऑफ शेल के लिए जो भी nth आपका शेल है, n की जगह पे आप n ही रहने देंगे, यानी एज इट इज वही आपका रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो n² इंटू 0.053 नैनोमीटर ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा और एंगल से ये चीज़ समझाता हूँ। वैल्यूज हम पुट नहीं करते, इसकी जगह मैं R0 लिख देता हूँ, क्योंकि देखो ना R0 की ये वैल्यू है ना, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ R0। तो Rn =
एन स्क्वायर इंटू आर नाट, क्योंकि ये वैल्यू बेटा आर नाट ही है ना। देखो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, आर नाट के इक्वल, ये बताया मैंने आपको। तो अब इस तरह भी, इस एंगल से भी जरा देख लो, ठीक है ना, वही चीज़ है, इस एंगल से भी देख लो। अब आप जो है वो 1 2 3 4 इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो जो रेडियस है वो भी आपको मिलता रहेगा। देखिए ज़रा, जब आप यहाँ पे पुट करेंगे 1 तो आपको मिलेगा यहाँ पर ये 1 टाइम आर नाट, 1 पुट करेंगे ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इंटू आर नाट, तो 1 टाइम आर नाट। जब आप इसको सेकंड ऑर्बिट के लिए रेडियस कैलकुलेट करोगे तो सेकंड के लिए आप यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 टाइम आर नाट। थर्ड के लिए आप एन की वैल्यू 3 पुट करोगे तो वो 9 टाइम जो है वो आर नाट हो जाएगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 टाइम आर नाट। और फोर्थ ऑर्बिट के लिए यहाँ पर 4 पुट करोगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 टाइम आर नाट। तो जो भी आपके पास रेडियाई आ रही हैं, ठीक है, वो इस पहले वाले रेडियाई का मल्टीपल है, इंटेग्रल मल्टीपल। देख लो ये आर नाट, ये 4 टाइम आर नाट, ये 9 टाइम आर नाट है, ये 16 टाइम आर नाट है। तो जितने भी रेडियाई आपके पास आएंगे वो इस फर्स्ट रेडियाई आर नाट का इंटेग्रल मल्टीपल होगा। बात समझ गए हो? ओके, तो यहां से ये बात भी आपने याद रखनी है। ओके, अब थोड़ा सा मैं इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूं कि भाई आपके पास ये जो बोहर ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो क्या होता है। द बोहर ऑर्बिट विद स्मॉलेस्ट रेडियस इज नाउन एज बोहर्स रेडियाई। जो सबसे छोटे वाला आपके पास ऑर्बिट है ना, उसका जो रेडियाई होगा, सिंपली इसको हम क्या बोलते हैं, बोहर्स रेडियाई। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।